हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन ब्राइट अकेडमी एंड दिस इज पार्ट 10 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। वैसे तो 9 पार्ट्स में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की है, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस एज ए मिसलिनियस टाइप में फॉल करेंगे जो कि किसी भी टाइप के अंडर नहीं आते। तो इस वीडियो में हम वो वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। So the very first question, the boy and girl playing with pencil. The girl break the pencil in two parts and the boy observe that the ratio of the length of these two parts is same as the ratio of length of pencil to the larger part. Find the ratio in which girl break the pencil. तो भाई क्वेश्चन क्या है आपका, बॉय एंड गर्ल, लड़का और लड़की पेंसिल से खेल रहे थे। लड़की ने पेंसिल तोड़ दी दो पार्ट्स में। तो जो बॉय है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि जो रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ दीज टू पार्ट्स है वो सेम है लेंथ ऑफ पेंसिल टू लार्जर पार्ट। देखो भाई, बात सिंपल है। एक पेंसिल है, लेट इट बी देयर इज अ पेंसिल लाइक अ स्ट्रेट लाइन। इस पेंसिल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो वन इज लार्जर पार्ट एंड वन इज स्मॉलर पार्ट। तो कभी भी दो पार्ट्स बन जाए तो यानी कि दो पार्ट्स की कोई ना कोई रेशियो बनेगी। तो रेशियो को मैं एक्स रेशियो वाई भी मान सकता हूं, मैं एम रेशियो एन भी लिख सकता हूं। लेकिन एक बात आप हमेशा के लिए याद रखें, कभी भी आपको दो पार्ट्स की रेशियो अज्यूम करनी पड़े तो आप रेशियो क्या करोगे, के रेशियो वन लेट करोगे। आप रेशियो क्या करोगे, के रेशियो वन लोगे। आप दो वेरिएबल्स नहीं लिखोगे, आप एक ही वेरिएबल को यूज करोगे। तो चलिए, हमने रेशियोज के पार्ट्स को सेलेक्ट कर लिया। दिस वन इज के, दिस वन इज वन। तो इसको हम बोल सकते हैं लार्जर पार्ट एंड इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉलर पार्ट। द गर्ल ब्रेक द पेंसिल इन टू पार्ट्स एंड बॉय ऑब्जर्व दैट। अब देखो, बॉय ने ऑब्जर्व क्या किया, यहां पे आपका क्वेश्चन बनता है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ दीज टू पार्ट्स। कह रहे कि इन दोनों की जो रेशियो बनेगी, बॉय ने ऑब्जर्व किया कि इन दोनों की जो रेशियो बनेगी यानी कि k बाय वन इज सेम एज द रेशियो ऑफ, इज सेम एज, ये सेम होगी किसके, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल टू द लार्जर पार्ट। देखो, लेंथ ऑफ पेंसिल कितनी है, k प्लस वन डिवाइडेड बाय लार्जर पार्ट। लार्जर पार्ट आपका क्या है, दैट इज के। क्लियर है बात। सेम किसके है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल। देखो, लेंथ ऑफ पेंसिल का मतलब है ये टोटल दोनों को ऐड करना पड़ेगा तो ही तो आप पेंसिल की लेंथ निकाल पाओगे। तो रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल टू द लार्जर पार्ट, ठीक है। तो आपने यहां से एक इक्वेशन बनानी है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो k इंटू के आपका बनेगा के स्क्वायर इक्वल टू के प्लस वन को अगर वन से करेंगे तो ये के प्लस वन आ जाएगा। देन मूविंग के प्लस वन टू द लेफ्ट हैंड साइड, दिस बिकम्स के स्क्वायर माइनस के माइनस वन। तो देखो भाई, ये एक बन गई है क्वाड्रेटिक जिसके फैक्टर्स भी आप स्प्लिटिंग से नहीं निकाल पाओगे। तो फिर कैसे करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि अगर हम फैक्टर्स ही नहीं निकाल पाएंगे तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक के बारे में। क्वाड्रेटिक के कभी भी फैक्टर ना बने तो एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। एक बार ध्यान से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीख लेते हैं। जैसे सपोज आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कुछ इस तरह की होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो a क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, c क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो x निकालने का एक जनरल फॉर्मूला होता है, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलेंगे भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कभी भी फैक्टर ना बने तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहां पे प्लस माइनस क्यों है, बेसिकली दो वैल्यूज क्वाड्रेटिक की होती हैं तो वहां के लिए आपको एक बार प्लस रखना है, एक बार आपको माइनस रखना है। तो चलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते हैं। आप बताइए स्क्वायर वाली टर्म का कॉफिशिएंट क्या है। सोचो, यहां पे स्क्वायर वाली टर्म का कॉफिशिएंट क्या है, वन। बी क्या होता है, जो सिंपल एक्स है यानी कि आप लीनियर वाली टर्म है उसका कॉफिशिएंट क्या है, माइनस वन। बी की वैल्यू माइनस वन और c की वैल्यू भी आपकी माइनस वन है। अगर मैं फॉर्मूला यहां पे लगाऊं, x इज इक्वल टू, यहां पे x नहीं होगा, सॉरी, यहां पे क्या है, वैल्यू हम यूज कर रहे हैं b, वैल्यू यूज कर रहे हैं k। तो k की वैल्यू क्या होगी, माइनस b, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान से देखना है, माइनस b, माइनस पहले से या b की वैल्यू प्लस माइनस रूट में हम लोग लिखेंगे क्या, b का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर
-4 इंटू ए यानी कि 1, यानी कि आगे है c यानी -1। क्लियर। और नीचे क्या आएगा आपका 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 1 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं सॉल्व करके, ये 1 बन गया प्लस माइनस रूट ऑफ, ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या बनेगा +1, और ये -4 इंटू -1 ये +4 बनेगा, +4 + 1 दैट इज +5 डिवाइडेड बाय 2। अब ये दो वैल्यूज आ रही हैं आपकी, ठीक है, के की दो वैल्यूज है। यहां तक बात क्लियर है सभी को? एक बार यहां तक देख लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। के की वैल्यू क्या आ गई 1 + √5, 1 ± √5/2, तो ये आपकी के की वैल्यू है। के की वैल्यू क्या है 1 ± √5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपकी के की वैल्यू है। अगर मैं बात करूं के की वैल्यू दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप कहोगे सर एक वैल्यू आएगी 1 + √5 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी 1 - √5 डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों वैल्यूज को ध्यान से देखते हैं। जैसे √5 है, आप √5 को जानते हैं, √5 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कितनी आएगी 2.2 समथिंग, ठीक है। तो आप देखो 1 + 2.2 कितना आ गया 3.2, 3.2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं कितना आएगा 1.6। नहीं समझ आई बात? मैं ये कह रहा हूं √5 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.2 है, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये 3.2 को 2 से डिवाइड करने पे 1.6 आएगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। बड़ा बात यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 - 2.2 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे आएगा -1.1 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 0.5 समथिंग आ जाएगा। बट ये वैल्यू नेगेटिव है, 0.5 डजेंट मैटर, वैल्यू हो सकती है बट नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि के और 1, के क्या था पार्ट था रेशो का, ठीक है, पेंसिल का एक टुकड़ा था, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है? नेगेटिव नहीं हो सकती। तो भाई मेरे कहने का मतलब है कि आप ये वैल्यू नहीं लोगे, ये वैल्यू को मैं मिटा ही रहा हूं, नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू क्या होगी? नॉट पॉसिबल होगी। तो आपका आंसर देखो क्या हमने किया, ये नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो आपका आंसर यही होगा। तो यानी कि फाइनल आंसर था, आपसे पूछा गया था फाइंड द रेशियो ऑफ द पार्ट्स इन विच गर्ल ब्रेक द पेंसिल, तो दैट इज K/1 मीन्स 1 + √5/2 रेशियो 1। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर दूसरी तरफ भी जा सकता है, यानी कि यही रेशियो को रिप्रेजेंट किया जा सकता है 1 + √5/2। उम्मीद करता हूं कि पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी कि रेशियो हमने कैसे निकालनी है। ठीक है जी, क्लियर है सब बच्चों को? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखो एक नई बात आपको ये सीखने को मिली कि अगर क्वाड्रेटिक बन जाए जिसके फैक्टर भी ना बन पाए, तो आपको फैक्टर कैसे बनाने हैं आपकी, बल्कि फॉर्मूला ही यूज करना है, ठीक है। और जो दो पार्ट्स कभी भी आ जाए मैथ्स में, दो पार्ट्स अगर रेशियो लेट करनी पड़ जाए तो आप हमेशा सिंगल वेरिएबल में लेट करोगे, राइट। तो ये दो कंसेप्ट को हमने समझा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है मिसलिनियस में दिस वन। वीडियो को पॉज करेंगे और इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे, देन वी विल डिस्कस इट। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। राम गॉट ट्वाइस एज मेनी मार्क्स इन इंग्लिश एज इन साइंस। देखो राम के मार्क्स की बात हो रही है, किन किन सब्जेक्ट्स में, एक इंग्लिश और एक साइंस। कह रहे हैं कि इंग्लिश के मार्क्स क्या है, ट्वाइस है साइंस के। अगर साइंस के मार्क्स x है तो इंग्लिश के मार्क्स क्या होंगे राम के, ट्वाइस यानी कि 2x होंगे। आगे बढ़ते हैं, हिज टोटल मार्क्स इन इंग्लिश साइंस एंड मैथ्स आर 180। तो राम के तीनों सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स 180 बन रहे हैं। इफ द रेशियो ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स इज 2:3। देखो इंग्लिश और मैथ्स की रेशियो क्या है 2:3, यानी कि इंग्लिश की रेशियो अगर 2 है तो मैथ्स की रेशियो क्या बनेगी 3 बनेगी। तो यहां पे ऑलरेडी 2 पड़ा हुआ है, यानी काम आपका आसान है, बस आपको यहां 3 लिख देना है। तो यानी कि इस तरह से लिखना है ताकि इन दोनों की रेशियो क्या बन जाए 2:3 बन जाए। तो ओवरऑल कंबाइंड रेशियो आपको मिल चुकी है 2x, 1x एंड 3x। सो सबका टोटल भी आपको पता है, 3, 2, 5 और 1, 6, तो 6x टोटल बन गया, दैट इज 180। x की वैल्यू आपके पास 30 आ जाती है यहां से। अगर x की वैल्यू 30 है तो व्हाट इज द मार्क्स इन साइंस। तो साइंस के मार्क्स कितने हैं भाई, x ही बताना था, तो साइंस के मार्क्स उसके 30 मार्क्स हैं। इज इट क्लियर? तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा था, बस आपको सिंपल रेशियो फॉर्म करनी थी और आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को? उम्मीद करता हूं कि सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। एंड लेट्स मूव टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
वीडियो पॉज करके अगेन समझने की कोशिश करेंगे, कम से कम 2-3 मिनट आप इसके बारे में सोचें, देन फिर देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अ पुलिसमैन स्टार्ट चेज अ थीफ, पुलिसमैन थीफ को चेज कर रहा है, ये कह रहे हैं कि व्हेन द थीफ गोज 10 स्टेप्स द पुलिसमैन मूव्स 8 स्टेप, पे जितने में थीफ 10 स्टेप चलता है पुलिस उतने में 8 स्टेप चलती है, ठीक है। 5 स्टेप्स ऑफ पुलिसमैन इज इक्वल टू 7 स्टेप्स ऑफ थीफ, यानी कि जो 5 स्टेप पुलिसमैन के हैं वो किसके इक्वल है, 7 स्टेप्स ऑफ थीफ। तो यानी कि पुलिस वालों के स्टेप्स बड़े होंगे, ठीक है, और पुलिस वालों को टाइम भी क्या लग रहा है, कम लग रहा है, ठीक है। बट खैर ये सब बातें ठीक है, बट इनमें आपको निकालना क्या है, द स्पीड्स ऑफ पुलिसमैन, ठीक है। जो भी आपने ट्राई किया होगा बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूँ एक बेस्ट तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को करने का। देखो पुलिसमैन थीफ जब भी कोई चेज कर रहा है, आपको स्टेप्स वगैरह की बात की जाए, जैसे एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, रैबिट एंड मतलब 2 एनिमल्स एक दूसरे को चेज कर रहे हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा, आगे हम बाद में करेंगे, बट लेट इट बी स्टार्ट दिस क्वेश्चन। देखो पुलिसमैन और थीफ की बात हो रही है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुलिसमैन, चलो यहाँ पे लिखते हैं पुलिसमैन और यहाँ पे लिखते हैं थीफ। तो पहली लाइन में क्या है, थीफ गोज 10 स्टेप्स, तो थीफ के स्टेप्स कितने हैं, 10। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जो डाटा है आपका, जो डाटा है, जो पुलिस का डाटा है वो पुलिस के कॉलम में लिखोगे, जो थीफ का डाटा है वो थीफ के कॉलम में लिखोगे। एक बार आप इतना काम कर लो, थीफ गोज 10 स्टेप्स एज द पुलिसमैन मूव्स 8 स्टेप्स, ठीक है, जितने में मूव करेगा, हमने वो स्टेप्स लिख दिए, टाइम वाली बात लिख दी। अब आगे 5 स्टेप्स ऑफ पुलिसमैन, 5 स्टेप्स ऑफ पुलिसमैन इक्वल टू 7 स्टेप्स ऑफ थीफ। यहां तक कहानी लिख ली आपने, बस आगे कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7 8 जा 56, 10 इंटू 5 दैट इज 50, तो ये बन गया 56:50। कटिंग भी कर सकते हो, कितना आएगा 28:25। यही आपका आंसर है, स्पीड्स ऑफ बोथ ऑफ देम इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, द आंसर इज 28:25। क्या सब बच्चों को बात क्लियर है ये वाली? तो मैं कह रहा हूं पुलिस का डाटा आप पुलिस के साथ लिख दो, थीफ वाला डाटा आप थीफ वाले कॉलम में लिख दे, जस्ट आप ऊपर से क्रॉस करने की कोशिश करेंगे और जो भी आंसर है उसकी रेशियो ही स्पीड का आंसर होगी, ठीक है। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये वाला कंसेप्ट हमने सीख लिया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं कि किस तरह से उसको भी सॉल्व किया जाएगा। वीडियो पॉज करके एक बार फटाफट ट्राई करिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अ डॉग चेजेस अ रैबिट, डॉग चेजेस अ रैबिट, तो डॉग का डाटा है, कुछ जगह क्या है, रैबिट का डाटा है। अब देखते हैं, डॉग टेक्स 7 लीप्स, लीप्स मतलब जंप्स आप कह सकते हो। डॉग टेक्स लीप्स फॉर एवरी 7 लीप्स ऑफ रैबिट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट इन 6 लीप्स इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 5। यहां पे एक प्रॉब्लम है, द क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, लेट द मेक द सम वैल्यू। देखो यहां पे करेक्ट कर लो आप, यहां पे आप 5 लिख लेते हैं, ठीक है, 5 लीप्स, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन में आप करेक्शन कर लेंगे, द डॉग टेक्स 5 लीप्स फॉर एवरी 7 लीप्स ऑफ रैबिट। तो देखो जितने मतलब 5 लीप्स किसके हैं, डॉग के लीप्स कितने हैं, 5 फॉर एवरी 7 लीप्स ऑफ रैबिट, 7 लीप्स ऑफ रैबिट, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट इन 6 लीप्स, रैबिट इन 6 लीप्स इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 5 लीप्स। क्लियर है? तो अब करना क्या है भाई, बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 जा 30, 7 5 जा 35, सो आंसर इज 30:35। आगे भी कट कर सकते हैं, 5 के टेबल पे 6:7 आंसर आ जाएगा डॉग और रैबिट की स्पीड का, वही आपसे पूछा गया था, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, बस आपको डाटा समझ के आपको ट्रिक अप्लाई करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे अगेन। ये क्वेश्चन डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर रिड्यूस्ड इन द रेशियो 4:3। देखो अब एम्प्लॉयज की गिनती कम हो रही है, यानी कि पहले एम्प्लॉयज कितने थे, 4, अब बाद में एम्प्लॉयज कितने हैं, 3। एम्प्लॉयज की गिनती 4 से 3 रिड्यूस हो रही है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात करें, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात करें तो रेशियो क्या हो रही है, 4 से 3 जा रही है, ठीक है। आगे कह रहे हैं द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इज इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 5:6।
देखो एम्प्लॉयज़ की सैलरी इंक्रीज हो रही है, पहले 5 थी, बाद में सैलरी कितनी है, 6 है। तो सैलरी की बात करें, सैलरी 5 से 6 इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो ये आप कह सकते हो कि पहला केस था, ये आफ्टर वाला केस हो गया सेकंड वाला, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू दिस अ कंपनी सेव्स ₹16,000। ऐसा करने पे उन्होंने, कंपनी ने क्या किया, एम्प्लॉयज़ घटा दिए और सैलरी लोगों की बढ़ा दी। बट इवन दो कंपनी को फायदा हो रहा है, ऐसा करने से कंपनी ने 16,000 रुपये बचाए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड द न्यू एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी। तो कंपनी का नया खर्चा सैलरीज पे कितना हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। जैसे पहले केस में आप समझ लो कि 4 एम्प्लॉयज़ हैं और सबको सैलरी 5-5 रुपए या 5 लाख, जो भी आप समझना चाहो, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। तो 4 एम्प्लॉयज़ को 5-5 सैलरी दी जा रही, तो टोटल सैलरी कितनी बन गई इनकी, 20 सैलरी बन गई। बाद वाले केस में 6 × 3 18 सैलरी बन गई। तो आप कैंसिल भी कर सकते हो थोड़ा सा चीज़ों को, चाहे आप ऐसे ही रहने दो तो भी आंसर आएगा, कैंसिल करो तो भी आएगा। 20 पहले एक्सपेंडिचर था, बाद में 18 हो गया। तो एक्सपेंडिचर कितना कम हो गया, आपका 2 यूनिट एक्सपेंडिचर कम हो गया है। अगर एक्सपेंडिचर 2 यूनिट कम हो गया है तो एक्चुअली में एक्सपेंडिचर कितना कम हो गया था, जितनी कंपनी ने सेविंग की वही तो एक्सपेंडिचर कम हुआ है। 2 यूनिट की वैल्यू 16,000, यहां से 1 यूनिट आप निकाल पा रहे हो, ₹8,000 आ जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 1000 रुपीज आ गई। न्यू एक्सपेंडिचर निकालना है, न्यू एक्सपेंडिचर इज 18। न्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, 18 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 18 × 8,000 क्या बन जाएगा, 18 × 8 यानी कि 3 बार आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 144। 3 बार आप डबल कर सकते हैं। ये तो छोटा नंबर था, कोई बड़ा नंबर हो तो भी 8 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, आप 3 बार डबल करोगे। तो 1,44,000 इज द न्यू एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी ऑफ द कंपनी, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास फेयर्स बिटवीन 2 स्टेशंस आर इन द रेशियो। तो आपको समझ रहे हो क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लास, तो क्लासेस हैं। आप मान लो ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन की ही शायद बात हो रही है, यस, तो ट्रेन की बात हो रही है। तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास का जो किराया अलग अलग होगा वो किस रेशियो में दिया हुआ है, 10:8:3। तो यानी कि फर्स्ट क्लास का किराया 10 यूनिट्स है, सेकंड क्लास का फेयर है 8 यूनिट्स एंड थर्ड क्लास का फेयर है 3 यूनिट्स। द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग बिटवीन दीज 2 स्टेशंस आवर इन द रेशियो। तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स की रेशियो क्या है, 3:4:10। यानी कि फर्स्ट क्लास से अगर 3 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं तो सेकंड क्लास से 4 पैसेंजर्स एंड थर्ड क्लास से सबसे ज्यादा पैसेंजर 10 पैसेंजर्स। इफ द टोटल अर्निंग ऑफ द रेलवे बाय सेलिंग द टिकट्स विल बी ₹8326। तो टोटल अर्निंग अगर रेलवे की इतनी होती है तो बताइए फिर सेकंड क्लास टिकट्स बेचने पे रेलवे को कितना फायदा, कितनी अर्निंग होगी। तो चलिए देखते हैं, बात सिंपल है, कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है। तो पहले हम फेयर की बात करते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास में फेयर है 10 यूनिट्स, 8 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। और नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स की रेशो 3:4:10। तो आप समझ ही सकते हो जो टोटल अर्निंग होगी वो क्या होगी। लेट इट बी कि अगर 10 रुपये फेयर है फर्स्ट क्लास का, तो 3 पैसेंजर अगर ट्रैवल करते हैं तो रेलवे के पास कितने गए, 30 यूनिट, यानी कि 30 रुपये खर्चा चला गया। यहाँ से 8×4=32 चला गया, यहाँ पे 3×10 30 यूनिट्स चला गया। तो ये आपकी रेशियो बन गई। आप इसको काट भी सकते हो, यहाँ पे 15 बनेगा, यहाँ पे 16 और यहाँ पे भी 15 बनेगा, ठीक है जी, क्लियर है। तो उन्होंने कहा टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग मतलब सभी से 3 तरह की क्लासेस को जोड़ के जो टोटल अर्निंग होती है वो कितनी बन जाएगी, 15 × 3 45 + 1 46। तो यानी कि 46 यूनिट आपकी रेलवे की टोटल अर्निंग है, जो कि कितने रुपीस के इक्वल है, 8326 के इक्वल है। तो आप बस डिवाइड कर दो इसको, छोटे टेबल्स पे काट सकते हो, बड़े टेबल पे काट सकते हो। तो यहाँ पे 2 के टेबल पे बनेगा 23, 2 के टेबल पे बनेगा 4163। अब आप 23 के टेबल पे ही काट सकते हो इसको, 23 1s are 23, 7 1 17 बन गया, यहाँ पे 6 बन गया। 23 × 6 कितना बनेगा, 138। 23 × 8 कितना बनेगा,
184, यानी कि 28 इंटू 7, 23 इंटू 7 से करना पड़ेगा। तो ये कितना बनेगा, 7 2 14 प्लस 1 16, ठीक है, तो 7 से। बाकी देखो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से कर रहा हूँ ताकि किसी को भी समझने में कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 6 - 1 5, और यहाँ पे कितना आएगा 1, ऊपर से आ गया 3, तो 153 कब आएगा, 153 आई थिंक सो यहाँ पे कैंसिल करके आना चाहिए। 7 पे करके देखें, 23 इंटू 7, 7 3 21, 7 2 14, 15, 161, तो यहाँ पे 161 आना चाहिए था। 7 से तो चलो हमने कर ही लिया था, यहाँ पे नहीं बन रहा है। एक बार कैलकुलेशन को दोबारा देखते हैं थोड़ा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार कैलकुलेट चीज़ें हो ही, अगर नहीं भी हो रही तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस केयरफुली चीज़ों को करना है, तो आंसर जो भी होगा आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 32, यहाँ पे 30, तो हम देख रहे हैं कि 15 इंटू 3 45 प्लस 1 46, 23 बना, यहाँ 4 बना, 1 बना, 6 2 12 बना, 3 बना, तो 23 से आपको डिवाइड करना था, तो 23 से डिवाइड, चलो कोई बात नहीं, अभी हम ऐसे लिख लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बन रही है, 4163, 4163 डिवाइडेड बाय 23। यहाँ पे नंबर कुछ चेंज होना चाहिए था, तो मे बी सम काइंड ऑफ लिटिल बिट मिस प्रिंटिंग हो, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी हो, बट पॉइंट्स में भी आंसर हो सकता है, ऐसा नहीं है एग्जाम में नहीं आ सकता है। 4163 डिवाइडेड बाय 23, 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना है सेकंड क्लास के थ्रू। खर्चा कितना हुआ, दैट इज 16 यूनिट, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आपने बस वो निकालना है। ये 1 यूनिट की वैल्यू थी, मल्टीप्लाई बाय 16, यही आपका आंसर होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी बस, बाकी आंसर का क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपका यही रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे एक बार वीडियो पॉज करके, देन वी विल डिस्कस इट। सो अगेन देयर इज अ सिंपल क्वेश्चन, अ पर्सन कवर्स certain distance by aeroplane, a certain distance by aeroplane, train and scooter in the ratio 865। तो यहां पे आपको डिस्टेंस की रेशियो दी हुई है, तो यहां पे डिस्टेंस की रेशियो आपकी 8:6:5 बन जाएगी। द रेशियो ऑफ फेयर, तो जगहें कौन कौन सी है, तरीके आपके हैं, एरोप्लेन, ट्रेन एंड स्कूटर। 100 पर किलोमीटर जो फेयर है, फेयर पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का जो फेयर, ये ऊपर डिस्टेंस दिया हुआ था, राइट, ये ऊपर डिस्टेंस दिया हुआ, तो आपका जो फेयर बनेगा दैट इज 2:3:1। तो अगेन कॉमन सेंस के हिसाब से अगर आप सोचें कि डिस्टेंस अगर 8 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर के अगर 2 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो 8 किलोमीटर के कितने देने पड़ेंगे, 16 रुपए। यहाँ पे कितने देने पड़ेंगे, 18, और यहाँ पे 5। तो सबको आप रेशियो, ये सारी रेशियोज हैं, नॉट आर एग्जैक्ट नंबर्स, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 34 + 5 39। तो 39 यूनिट आपका है टोटल खर्चा। टोटल एक्सपेंडिचर एज अ फेयर इज 1170। सो 1170 यहां पे दिया हुआ है, तो ये कितने पे चला जाएगा, 40 × 3 120 होता है, 39 × 3 117 होगा, तो यहाँ पे 3 पे चला गया, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 बन जाएगी। तो आपको बताना है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एरोप्लेन। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एरोप्लेन कितना है, 16 यूनिट। तो एरोप्लेन का खर्चा 16 यूनिट, यानी कि 16 को आप मल्टीप्लाई करोगे 30 से, आंसर कितना आ जाएगा, 480 रुपीज ऑन एरोप्लेन। ठीक है, इस बात को भी एक बार अच्छे से देख लें, देन आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, A/B = C/D = 5:1। ABCD की रेशियो, A/B, C/D आपका 5:1 है। आपको निकालना है 5A + 3C ओवर 5B + 4D। तो ये कैसे निकालेंगे, इसकी बात करते हैं। A/B आपको दिया हुआ, देखो ये बिल्कुल स्टार्टिंग पहली क्लास ही थी, इस तरह के हम क्वेश्चंस करते थे। ऐसे क्वेश्चन के बाद हम एक चीज़ सीखेंगे यहाँ पे, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे आप समझ सकते हो कि अगर इसको मैं K ले लूँ तो A की वैल्यू क्या आएगी, 5K, B की वैल्यू 1K, इसी तरह से C की वैल्यू 5K, D की वैल्यू 1K, यहां से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको निकालना जो है, आप सिंपली पुट करके निकाल सकते हो।
क्वेश्चन में एक थोड़ी सी करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे 3D लिख देते हैं, ठीक है। 5a + 3c, 5a + 3c, 5b + 3d, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो a की वैल्यू आप कितनी रखोगे? 5k। c की वैल्यू आप क्या रखोगे? वो भी 5k। यहां पे b की वैल्यू आप क्या रखोगे? 1k। d की वैल्यू आप क्या रखोगे? वो भी 1k। क्लियर है? अब देखो ऊपर से 5k कॉमन आ रहा है, ऊपर से 5k कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या? 5 + 3। नीचे से 1k कॉमन आ रहा है, मैं सिंपली भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन यहां पे एक रिजल्ट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। तो k कॉमन लेंगे 5 + 3, यानी कि जो भी अंदर बनेगा कॉमन लेने के बाद जो भी बचेगा वो हमेशा ही कैंसिल होगा। खैर यहाँ पे तो 5 + 3 8 और 8 कैंसिल हो रहा है, बट हमेशा ही कैंसिल होगा, और k से k भी कैंसिल होगा। आंसर क्या आएगा? अगेन 5:1, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन था ABCD की रेशियो 5:1 है। तो क्वेश्चन किस तरह से बनाया गया? न्यूमरेटर में A और C, यानी कि न्यूमरेटर्स जो थे, इस वाले न्यूमरेटर्स को A और C को मैनिपुलेट किया गया न्यूमरेटर में, और नीचे वालों को रखा गया डिनोमिनेटर में। जो कॉफिशिएंट्स ऊपर A और C के थे वही कॉफिशिएंट्स अगर B और D के हों तो आपका आंसर हमेशा सेम रहता है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी न्यूमरेटर्स के कॉफिशिएंट्स होंगे वही डिनोमिनेटर के भी कॉफिशिएंट हो। जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, तो वैल्यू हमेशा जो भी क्वेश्चन की रेशियो रहती है वही आंसर की भी रेशियो रहती है। एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं जिससे आप इस बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। दिस वन आपको दिया हुआ है A/B, C/D, E/F इज 4:3। आपको निकालना क्या है? आपको सिंपली सारे न्यूमरेटर्स ऐड किए गए हैं, A + C + E डिवाइडेड बाय B + D + F। एक ये क्वेश्चन निकालना है, तो इसका आंसर मुझे पता है हमेशा क्या आने वाला है? 4:3 आने वाला है। देखो न्यूमरेटर सारे ऐड किए हैं, सबट्रैक्ट के कुछ भी किया वो कोई फर्क नहीं है। न्यूमरेटर सारे ऊपर लिखे हुए हैं, डिनोमिनेटर्स भी लिखे हैं, सबका कॉफिशिएंट यहाँ 1 1 1 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर्स में भी कॉफिशिएंट 1 1 लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4:3 ही आएगा। दिस इज द आंसर। गॉट द पॉइंट? आप चाहो तो A की वैल्यू 4k रख दो, C की वैल्यू भी 4k, E की वैल्यू 4k। 4k सब में से कॉमन लोगे 1 + 1 + 1 आएगा, नीचे 3k सब में कॉमन लोगे 1 + 1 + 1 आएगा, जो भी चीज़ बचेगी कट जाएगी। वो तो तरीका हुआ समझने का, बट ट्रिक ये है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप आंसर इजिली लिख सकते हो। तो चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन है, अगर आप एक्चुअल में कैलकुलेट करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, बट डायरेक्टली देखोगे तो काफ़ी कम टाइम लगेगा। अब पहचानने की बात है बस, आप ध्यान से देखो इस बात को कि यहां पे A, C और E के बारे में ऊपर लिखा हुआ है, B, D और F के बारे में नीचे लिखा हुआ है, और जो कॉफिशिएंट्स A, C और E के हैं, जैसे 3 2 3 3 2 3, सो वही कॉफिशिएंट्स नीचे भी हैं, जो ऊपर कॉफिशिएंट वो भी नीचे भी, तो यानी कि यहां पे आंसर क्या आने वाला है? सेम, दैट इज 4:3। गॉट द पॉइंट? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं अपना खुद की तरफ से लिखता हूं, जैसे कि अगर मान लो यहां पे लिखा होता 3a + 2c - 5e, 3b प्लस, यहां पे d होना चाहिए, है ना, यहां पे क्वेश्चन में d था, तो यहां पे 2d 3b + 2d - 5f, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर भी सेम आएगा। तो देखो कॉफिशिएंट्स क्या है, यहां पे 3, यहां पे 2 और यहां पे -5, यहां पे कॉफिशिएंट 3, यहां पे 2 और यहां पे -5। अगर कॉफिशिएंट सेम तो आंसर भी सेम आएगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हमने इसके ऊपर देख लिए कि कॉफिशिएंट अगर सेम होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हिसाब से तो आंसर भी सेम होता है, ठीक है। क्लियर है? गॉट द पॉइंट? एक चीज और समझ सकते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे नेक्स्ट लेवल तक इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ जाता है 4a² + 5c² - 11e² डिवाइडेड बाय 4b² + 5d² - 11f²। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए A, C, E के साथ सारा कुछ सॉल्व किया गया, बट यहां पे कॉफिशिएंट्स भी सेम है, ठीक है, कॉफिशिएंट भी सेम है, बट नंबर स्क्वायर है। कभी भी स्क्वायर हो तो आंसर क्या आएगा? आंसर रेशियो का भी स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहे तो k रख के सॉल्व करके देख सकते हो,
आपको आंसर 16:9 मिल जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे ACE BDF 4:3 था, बट आप अगर स्क्वायर वाली चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो रेशो भी क्या होगी, स्क्वायर हो जाएगी। तो 4/3 का स्क्वायर 16:9। तो होप सो आपको एक बढ़िया बात पता चली होगी कि रेशियोज को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर इस तरह की टाइप आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए आगे कुछ और चीज़ें देखते हैं। ये भी एक मिसलिनियस टाइप में आ रहा है क्वेश्चन कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। सोचो, दिमाग लगाओ, इसमें कैसे करना चाहिए, सोचिए। इसमें आप कुछ भी करोगे तो आपको सॉल्व करने में टाइम तो लग ही जाएगा। देखिए बेस्ट अप्रोच क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन में जो है a + 2b 3b - 4c और 5c - d, इस चीज़ की रेशो आपको कुछ दी हुई है, कितनी है, 5:2:3 दी हुई है। यहाँ पे अप्रोच क्या है, आप नंबर्स को देखिए, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 2 और 3 को जोड़कर 5 बन रहा है। तो यहाँ पे अगर 2 और 3 को जोड़कर 5 बन रहा है तो आप ये अप्रोच लगा देंगे कि भी आखिरी वाले 2 को जोड़कर पहले वाले के बराबर, आखिरी 2 को जोड़ोगे कितना आएगा, 3b - 4c + 5c - d। ये किसके बराबर रखोगे आप, पहले वाले के बराबर, यानी कि a + 2b। दैट्स इट। नंबर्स को देखकर आपने अप्रोच लगानी है। क्या है यहाँ पे, b वाला यहाँ पे कोई नहीं है, देखो 3b - 2b कितना रह गया, b, 5c - c तो कितना आ गया, c, और यहाँ पे a था, उधर से क्या आ गया, इधर d आ गया। तो कुछ रिलेशन बन रहा है a + d b + c। अच्छा, निकालना भी कुछ ऐसा ही है, a + d रेशो b + c, तो यानी कि a + d डिवाइडेड बाय b + c, ये कितना आ गया आपका, 1। अगर ये 1 आ गया तो आपका आंसर भी क्या होगा, 1:1। यानी कि खुद से कुछ नहीं पूछा जाएगा, एक्चुअली क्वेश्चन पूछा ही वही जाएगा जो इस हिसाब से ऐड करके चीजें बन जाएं। हो सकता है कि ऐसे पूछा जाता 2a + 2d डिवाइडेड बाय b + c, तो आप 2 कॉमन लेते, a + d ओवर b + c की वैल्यू 1 है, तो वहां पे रेशो 2:1 बनती। समझ रहे हो ना बात क्या है। तो बस यहां पे इस तरह के सवालों में आपने याद रखना है सम ऑफ 2 थिंग्स इक्वल टू थर्ड थिंग है, तो आपने वही काम रेशो में वेरिएबल्स के साथ भी करना है। तो जो भी रिक्वायर्ड आंसर होगा आपको मिल जाएगा। इस पे भी ट्राई करेंगे एक बार वीडियो पॉज करके, क्या ये वाली अप्रोच यहां पे अप्लाई हो रही है। डेफिनेटली हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे। पहले 2 को जोड़कर तीसरे के बराबर आ रहा है, पहले 2 को जोड़ के तीसरे के बराबर, तो इसका मतलब पहले 2 को जोड़ दो आप, a - b और b - c किसके बराबर होना चाहिए, c - d के इक्वल। सो यहां पे b और b तो हो रहा है कैंसल, सो a - c = c - d, इतना बचा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूं कि d इधर आ गया, जो निकालना है उसके हिसाब से बनाओ, a + d और c + c, ये वाला c उधर चला गया, a + d की वैल्यू यहां पे 2c बन गई। तो इसको देख के आपकी आंखें चमक उठनी चाहिए। a + d ओवर c कितना है, 2 है। तो अगर यहां पे 2 है तो आंसर कितना आ जाएगा, 2:1। जो भी आपसे पूछा गया उसका आंसर कितना आएगा, 2:1 बन जाएगा। क्लियर है। इसको एक बार देख लेते हैं एक बार। इस रेशो में हमने रेशो से रिलेटेड जितने भी मिसलिनियस क्वेश्चंस थे आज कवर करने की कोशिश की है। और एक बार क्या करेंगे, आप जितने भी पार्ट्स हैं, कोई भी अगर आपने पार्ट मिस किया हुआ है 10 पार्ट्स में से, तो आपने एक बार दोबारा रिव्यू कर लेना है। तो पूरा कंप्लीट चैप्टर आपका ये 10 पार्ट्स में रहने वाला है, जो कि हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एजेस चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।